बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन हर एक चीज़ अवेलेबल है, बट बच्चे पढ़ाई करने के टाइम ना वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सर इस डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर किया जाए? डिस्ट्रैक्शन को स्वयं से दूर करना है। जी। स्वयं देखिए, मुझे पता है ये आग है, तो आग में क्या हम कभी छूते हैं? नहीं। मुझे पता है सर पिया जा रहा है, तो क्या कभी हम उठा लेते हैं? नहीं। तो मुझे पता है ऑनलाइन के नुकसान ही नहीं है, ऑनलाइन के फायदे बहुत हैं। स्वयं पोर्टल है, NPTEL का पोर्टल है, शोध गंगा वेबसाइट है। आप चाहिए अथाह वहां पर आपको कंटेंट पड़ा है। NPTEL और स्वयं के पोर्टल पर जाइए, आपको 500-500, 600 रुपए में जो बाहर 50-50 हजार के कोर्स होते हैं, वहां पर 15 आपको ऑनलाइन मॉड्यूल उपलब्ध हैं। आप उनको करके सर्टिफिकेट गेन कर लीजिए। गूगल सर्टिफिकेशन होता है, आप वहां से सर्टिफिकेट गेन कर लीजिए। तो ऑनलाइन देखो डिस्ट्रैक्शन, ये तो स्वाभाविक सी बात है। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें नींद आती है, और टीवी देखने बैठ जाए तो हमें रात भर जब हम चंपक पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, तो रात भर निकाल देते हैं। और वहीं हम मास कम्युनिकेशन या कोई बुक्स पढ़ना शुरू करें तो हमें आधे घंटे में नींद आने लगती है। आने लगती है ना। इसका नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, और मेरा नाम ज्योति है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अभी मैं मौजूद हूँ डॉक्टर रामशंकर विद्यार्थी सर के साथ, जिन्होंने मुझे भी पढ़ाया है, और सर के साथ आज मुझे एक इंटरव्यू करने का मौका मिला है, और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि आज मैं जिस व्यक्ति के साथ इंटरव्यू करने जा रही हूँ, उनको पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही एक बड़ा अनुभव है। ना ही सिर्फ इंडस्ट्री लेवल पर, बल्कि एकेडमिक्स में भी उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। तो सर से मैं उनका एक परिचय आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। सर अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रामशंकर हूँ। मैं IMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा के डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में सहायक प्राध्यापक हूँ। और मैं चूँकि एक रिसर्च जर्नल है ऑनलाइन, द एशियन थिंकर, उसका मैं चीफ एडिटर भी हूँ, और कई रिसर्च जर्नल के मैं मैनेजिंग एडिटर से भी जुड़ा हूँ। वर्तमान में मेरे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो भारत सरकार के हैं, एक इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च से, और दूसरा MGNCRE से, जो हैदराबाद है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। यही मेरा परिचय है जी। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके संबंध में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो है ये खासकर हम उन पत्रकारिता में रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए ही बना रहे हैं। और मैं सर से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े बहुत ही सारे चीजों के बारे में आपके तक में लाने की कोशिश करूंगी। सर ये बताइए कि जो बच्चे हैं जो पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जी। तो उनको सर अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए? उनको बेसिक तौर पर जो अगर वो पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता के कई आयाम हैं। उनको पहले निश्चित करना होगा कि हमें किस फील्ड में जाना है। जैसे कभी कभी हमारे दिमाग में होता है हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहते हैं, कभी कभी हमारे दिमाग में होता है कि नहीं मैं प्रिंट मीडिया में जाना चाहता हूँ। और आजकल YouTube का सबसे बड़ा दौर आ गया है, यानी YouTube के जरिए आप अर्निंग करते हैं, यानी आपको तय करना होगा। और लेकिन इन सबके मूल में जो है भाषा, और भाषा पर पकड़। अगर आप भाषाई तौर पर समृद्ध हैं, आपकी जो भी भाषा हो, आप हिंदी हैं, अंग्रेजी हैं, बांग्ला हैं, मराठी हैं, आपकी जो भी भाषा है उस पर आपको पकड़ रखने की जरूरत है। अगर भाषाई तौर पर आप मजबूत हैं तो आपका पत्रकारिता में स्वागत है, और आप इसके जरिए आप एक पत्रकारिता के नए आयाम को छू सकते हैं। तो इसलिए हमें भाषाई तौर पर भाषा को, और अगर आपकी भाषा शुद्ध है, भाषा पर आपकी पकड़ है, तो कहीं ना कहीं आप जो है निरंतर पत्रकारिता के क्षेत्र में नए आयाम गढ़ सकते हैं। जी सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी के जो दौर में जर्नलिज्म का कोर्स करते हैं बच्चे, वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर को शामिल नहीं करते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से उनको आगे क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? जी, बिल्कुल सही बात है। आजकल की पीढ़ी ने अखबार से, समाचार पत्र से अपना नाता तोड़ दिया है, लगभग तोड़ रहे हैं। यानी किस आधार पर तोड़ रहे हैं? मैं कहूँगा कि पत्रकारिता अगर आप पढ़ने आए हैं तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आपने क्या किया? आपने पढ़ना छोड़ दिया। आपने सिर्फ और सिर्फ गूगल का सहारा लेकर के आपने
शॉर्ट न्यूज का सहारा लेकर के अपना काम चलाना शुरू किया। जबकि पत्रकारिता का मूल ध्येय है कि आप पहले भाषा को समृद्ध करिए, और भाषा को समृद्ध करने के लिए आपको समाचार पत्र पढ़ने की जरूरत है। अगर समाचार पत्र पढ़ते हैं, एक समाचार पत्र में आप देखेंगे 200 के आसपास समाचार होते। अगर आप 200 समाचार प्रतिदिन पढ़ लेते हैं तो कहीं निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि आपका 10 या 15 दिन में आपकी भाषा समृद्ध हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है आए दिन। तो लेकिन आप देखिए, जैसे कुछ बड़े संस्थान हैं, हमारे यहाँ भी हम भी प्रैक्टिस करवाते हैं। हम कहते हैं कि बच्चे आप समाचार पत्र पढ़िए, लेकिन उनसे वो विमुख हो रहे हैं। जबकि उन्हें समाचार पत्र की ओर जुड़ना चाहिए ताकि उनकी भाषा समृद्ध हो, और भाषा समृद्ध होगी तो वो उनका जो भी ध्येय है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहते हैं, चाहे पोर्टल की जर्नलिज्म करना चाहते हैं, चाहे रेडियो में जाना चाहते हैं, यानी रेडियो जॉकी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या रिसर्च में करियर अपनाना चाहते हैं, या जनसंपर्क में करियर अपनाना चाहते हैं, तो उनको वहाँ पर उन्नति जरूर होगी, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, मैं आपके हायर एजुकेशन के बारे में जानना चाहूंगी कि क्या आपने भी नेट जेआरएफ किया है? आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भी काम कर रहे हैं इस संस्थान में, तो सर बताइए अपने हायर एजुकेशन के बारे में। जी, मैं चूंकि मैंने बीएससी किया है मैथ से, और उसके बाद में चूंकि हिंदी में मुझे अभिरुचि है, और मुझे लिखना और पढ़ना दोनों अत्यंत पसंद है, इसलिए हमने जो है पत्रकारिता में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से किया। उसके बाद में हमने एमफिल किया है पत्रकारिता एवं जनसंचार में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना मध्य प्रदेश से। मैं एमफिल का गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ। उसके बाद मैंने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से पीएचडी किया है जनसंचार विषय में, और वहीं से हमने जनसंपर्क एवं विज्ञापन में एक पीजी डिप्लोमा भी किया है, और वहीं पर हमने तिब्बतन लैंग्वेज में मैंने एक डिप्लोमा किया है। इसके बाद हमने इस कोर्स से यानी एक साइंस जर्नलिज्म का डिप्लोमा किया है, और मैं नेट हूँ, मैं ICSSR DRF हूँ, डॉक्टरल रिसर्च फेलो हूँ। मेरी पत्रकारिता से जुड़ी हुई 7 किताबें हैं, जो मेरे इन्हीं 3-4 साल में 7 किताबें हैं मेरे पत्रकारिता से जुड़े हुए। जैसा मैंने बताया कि मेरा रिसर्च जर्नल है, तो मुझे एकेडमिक पसंद है और मैं एकेडमिक में वह काम करना चाहता हूँ। और एक चीज़ और बताता चलूँ कि मैंने जो रिसर्च जर्नल शुरू किया वो फ्री ऑफ कास्ट शुरू किया। जैसे कई लोग पैसे लेकर के छापते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ एकेडमिक कंट्रीब्यूशन के लिए मुझे ऐसा करना ही है। मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र के पत्रकारिता में काम करने के लिए विभिन्न संस्थाओं से, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मुझे पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और यह सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे पत्रकारिता के जो बच्चे मिले हैं उनको पढ़ने और पढ़ाने का जो उनके अंदर जिज्ञासा रही है, उन्हीं के कारण मुझे ये अचीवमेंट प्राप्त हुआ। जी सर, मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगी कि जो इनिशियली जो बच्चे होते हैं वो इंडस्ट्री को लेकर बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर अट्रैक्शन होता है, तो सर आप एक चीज़ क्लैरिफाई कीजिए कि इंडस्ट्री और एकेडमिक्स क्या ये दोनों ही सही हैं, या फिर बच्चों को सिर्फ इंडस्ट्री में जाने के सोचना चाहिए, या फिर बच्चों को सिर्फ एकेडमिक्स में ही आने के लिए सोचना चाहिए? नहीं, मेरा मानना है कि इंडस्ट्री और एकेडमिक्स दोनों उपयुक्त है। और मेरा मानना है कि पहले हमें इंडस्ट्री में काम करना जरूरी होता है। यानी आप जब अनुभव प्राप्त कर लेते हैं तब आप अगर एकेडमिक में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उन बारीकियों को बता पाते हैं। जैसा कि मैं अभी IMT न्यूज़ का हेड हूँ, मैं देखता हूँ मैं जो चीज़ें बता पा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मुझे इंडस्ट्री मेरी मदद करती है। यानी इंडस्ट्री के लिंकअप अपने होते हैं, वहाँ की बारीकियों को, वहाँ के टेक्निकलिटीज़ को जानने में और बच्चों को बताने में मदद होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में जाना चाहिए, और फिर थोड़े समय बाद अपनी अपनी चॉइस होती है कि किसे क्या करना है, वो एकेडमिक में चला जाता है। जी सर, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे बच्चे नया एडमिशन लेते हैं पत्रकारिता में, तो सर उनको एक एक स्टेप आप हमें बताइए कि किन किन चरणों से गुजरकर उनको अपनी तैयारी करनी चाहिए। जैसे बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया कि क्या तैयारी करना चाहिए। तैयारी बेसिकली मैंने बताया कि आपको बेसिक्स बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप बेसिक जानकारी रखते हैं पत्रकारिता के, हमें इतिहास के बारे में ही नहीं पता, हमें मिशनरी जर्नलिज्म के बारे में ही नहीं पता, मार्केट में बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं
किताबें हैं जो आप बेसिक बुक्स हैं, जैसे कॉस्मॉस पब्लिकेशंस की हैं, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिनको आप लेकर के बेसिक उनकी तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो हमने कहा जो मास कम्युनिकेशन इन इंडिया केवल जे कुमार की है, आप उसे पढ़ सकते हैं। विष्णु राजगढ़िया की जनसंचार के सिद्धांत एवं अनुप्रयोग पुस्तक है, बहुत ही इनिशियल लेवल की है। आप देखेंगे पत्रकारिता के विश्वकोश को अगर देखें जो वाणी प्रकाशन से छपा हुआ है, और उसको अगर आप देखेंगे 2 वॉल्यूम में, आपको पूरे पत्रकारिता का इतिहास पता चल जाएगा। यानी आप जो बच्चे पत्रकारिता फील्ड में आना चाहते हैं, वो सीधा या पत्रकारिता का कोर्स करना चाहते हैं, तो पहले आपको इनिशियल आपके अंदर जिज्ञासा डेवलप करने की जरूरत है। आप केवल 10 मिनट न्यूज़पेपर पढ़िए, आप केवल 10 मिनट चैनल देखिए, आप केवल 10 मिनट ऐसे एंकर को देखिए जो ये बता पाएं, कोई ना कोई अपना पसंदीदा एंकर बनाइए, मुझे इनकी तरह बनना है। अगर आप उस दौरान अपनी जिज्ञासा डेवलप कर पाते हैं, अपनी इच्छा डेवलप कर पाते हैं, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ओके सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको इतना एक्सपीरियंस है एकेडमिक्स और इंडस्ट्री में, तो सर आपको कितने अवार्ड्स मिले हैं, आपको क्या पुरस्कार मिला है? मुझे अभी मुंशी प्रेमचंद अवार्ड मिला है 2024 में ही। इसके पहले पंडित भटनागर अवार्ड वाराणसी से है, उस प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो प्रेरणा मिशन अवार्ड है, जो मुझे रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए प्राप्त हुआ है। मुझे जो शांति के लिए एक पुरस्कार प्राप्त हुआ है, स्वास्थ्य मीडिया सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है 2019 में। मुझे अपने कॉलेज से बेस्ट टीचर अवार्ड का भी प्राप्त हुआ है। मुझे राहत के सिपाही कोरोना के समय अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो 6-7 अवार्ड हैं। मुझे बेस्ट गूगल माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर की तरफ से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। मैं IIC का ब्रांड एम्बेसडर भी रहा हूँ, जो यही कॉलेज IMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से मुझे और सर्टिफिकेट गेन हुआ है। मेरा ये सौभाग्य है कि कहीं ना कहीं जो मेरी जिज्ञासा है, जैसा मेरे नाम के पीछे लिखा हुआ भी है, विद्यार्थी मैं ताउम्र विद्यार्थी, जैसा पढ़ना भी चाहता हूँ, इसीलिए शायद मेरा ये सरनेम भी है जो चरितार्थ करता है। सर मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बस कुछ और बातचीत करना चाहूँगी कि सर जैसे कि आपने नेट क्लियर किया है, तो सर बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं पत्रकारिता के जो मास्टर्स में आने के बाद वो नेट की तैयारी की तरफ रुख करते हैं, तो सर आप उनको किस तरीके से बताना चाहेंगे कि उनको कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि पहले अपनी इच्छा शक्ति डेवलप कीजिए कि मुझे पढ़ना है। अगर आपने 6-7 घंटा पर डे पढ़ना शुरू कर दिया, तो आपका 3 महीने में आपका नेट क्लियर हो जाएगा, JRF भी हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप पहले प्रिंट आउट करिए। और करना क्या होता है, अक्सर बच्चे लेकर के कॉपी बुक्स इधर उधर भटकते रहते हैं। मुझे जो ओल्ड क्वेश्चंस हैं उनके जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उन ऑप्शन को पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे मैंने कहा कि भारत में पत्रकारिता का उदय कब हुआ, तो आपने नाम लिया कि हिकी गजट का। हिकी गजट का नाम दे दिया, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए। किसी ने उदंत मार्तंड के जो संपादक हैं पंडित युगल किशोर का नाम दे दिया, जेम्स अगस्टस हिकी का नाम दे दिया, किसी ने नाम दे दिया पंडित राम रतन भटनागर को। तो मेरे लिए चारों ऑप्शन पढ़ने योग्य हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन पत्रकारिता के क्षेत्र के। अगर हम चारों को पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बारे में जानकारी हो जाएगी। जैसे आप क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि उदंत मार्तन पेपर कब आया, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उदंत मार्तन पेपर कितने पेज का था, वह कहाँ से छपता था। अब वो पूछा जाता है कि उसका जो फॉन्ट था वो किस फॉन्ट में छपता है। वह अब ये पूछा जाता कि कब यह बंद हो गया, अब ये नहीं पूछा जाता कि इसके संपादक कौन। तो हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक्स आप बुक्स हैं, जैसे ग्रेजुएशन का जो कोर्स होता है, अगर उसे आप मन लगा के 60% भी पढ़ते हैं तो आपका नेट JRF होना कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको हो ही जाएगा। इसलिए आप पुराने क्वेश्चन का सेट डाउनलोड कर लीजिए और उस पर आप अपने कोर्स को पढ़ते रहिए, बस आपका हो ही जाएगा नेट, ऐसा मेरा मानना है। नेट की बुक्स का कुछ नाम बता दीजिए जो आपको अभी याद हो, जो बहुत बेस्ट बुक्स हो। मैंने कहा
कि जो अगर ठीक से पढ़ाई करो, जी, जी। उमा नरोला की मॉडल्स, कम्युनिकेशन मॉडल्स बुक आपको लेने की ज़रूरत है। आपको जैसा मैंने कहा मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, आप केवल जय कुमार का है। मैंने कहा कि द राइजेज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म इन इंडिया, पंडित राम रतन भटनागर का है। जनसंचार के सिद्धांत एवं अनुप्रयोग, यह आप देख लीजिए विष्णु राजगढ़िया का है, राधा कमल प्रकाशन का। फिर हमने कहा CR कोठारी का आप देख लीजिए रिसर्च मेथड्स। ये जो किताबें हैं, आपको इन्हीं किताबों को केवल ले लीजिए, और बाकी जो हमने बताया कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर का सेट आता है, मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप उसमें अनावश्यक प्रिंट आउट करके पैसा न लगाइए। वो 300-400 रुपए का मिलता है इकट्ठे, आपका 10 साल का मिल जाएगा, और आपको जितनी अच्छी तैयारी उनसे हो जाएगी। तो और आप कोशिश करिए, जो जैसे मैं जब तैयारी कर रहा था तो हम लोग 3-4 लोग लाइब्रेरी में बैठते थे। बैठने का सबसे बड़ा महत्व, आप 5-6 घंटा एक बार में बैठना शुरू करिए। अगर आप बैठ नहीं पाते हैं, और नोट्स तैयार कीजिए, आप कुछ लिखिए। जैसे मैंने कहा फ्रैंकफर्ट स्कूल, तो फ्रैंकफर्ट स्कूल अब नहीं पूछा जाता कि कब बना। फ्रैंकफर्ट स्कूल के कितने मेंबर थे, कौन सी आइडियोलॉजी के थे, वह आपको पढ़ना है। यानी आपको सीरियस मोड में पढ़ना, आपको बहुत बुक की तरफ भटकना नहीं है। क्योंकि आप कोई भी आप गाइड टाइप में बुक ले लेंगे तो उससे काम आपका चल जाएगा। बाकी जो हमने बुक्स बताई हैं उनसे काम आपका चल जाएगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे स्टूडेंट जो होते हैं पत्रकारिता के, वो PhD भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें सर एक रिसर्च और एक जो होता है ना रिसर्च पेपर निकालना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सर इसके लिए आप गाइडेंस दीजिए। मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, या रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, या कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, या आप कुछ बनाना चाहते हैं, तो बार बार ये कहा जाता है कि सिनॉप्सिस भेजिए। सिनॉप्सिस क्या है? सिनॉप्सिस इज अ फ्रेमवर्क। आपका स्ट्रक्चर है कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कितना करना है। यह सारी चीजें जहाँ पर लिखी होती हैं उसे सिनॉप्सिस या प्रपोजल बोलते हैं। जब हम एकेडमिक की तरफ जाते हैं तो उसे बोलते हैं कि सिनॉप्सिस। जब हम इंडस्ट्री से या बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से कुछ फंडिंग की बात करते हैं तो वहाँ प्रपोजल टर्म यूज कर लिया जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको टॉपिक, आपको सबसे पहले टॉपिक, फिर आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर गैप फाइंड आउट करना है, ये लिटरेचर रिव्यू करना है, फिर उसमें गैप फाइंड आउट करना है। गैप फाइंड आउट करने के बाद में आपका टॉपिक एकदम रिफाइन हो गया। आप फिर लिख दीजिए मेथोडोलॉजी, यानी किस मेथोडोलॉजी से आप ये रिसर्च करेंगे, सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगी, कितना सैंपल होगा, क्रेसी एंड मॉर्गन सैम्पलिंग टेक्निक है, और भी बहुत सारी सैम्पलिंग टेक्निक है जो लगातार ये बताती हैं कि आपको कैसे सैम्पलिंग करना है। फिर उसके बाद में आप चैप्टराइजेशन कर लीजिए और रेफरेंसिंग लगा दीजिए। रेफरेंसिंग APA स्टाइल की होती है, MLA स्टाइल की होती है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की। और यह सारा बंच यानी आपको 1000 से 1500 शब्द में बना कर दे देते हैं और आपको ये हो जाता है। रिसर्च मीन्स रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक लॉजिकल ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन। रिसर्च कुछ भी नहीं है, रिसर्च मतलब नया, जो भी नया आप कुछ करते हैं वही रिसर्च होता है। रिसर्च का मतलब केवल बंच नहीं है कि कुछ भी आप उठा करके इकट्ठा रख दीजिए, नहीं। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक लॉजिकल ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन। ओके सर, ठीक है, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है सिनॉप्सिस बनाने में। आप सिनॉप्सिस बनाइए, सिनॉप्सिस आप करना क्या चाहते हैं इसलिए सिनॉप्सिस होती है। ठीक है सर। सर मैं अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अभी के दौर में बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन हर एक चीज़ अवेलेबल है, बट बच्चे पढ़ाई करने के टाइम ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सर इस डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर किया जाए? डिस्ट्रैक्शन को स्वयं से दूर करना है जी। स्वयं देखिए, मुझे पता है ये आग है, तो आग में क्या हम कभी छूते हैं? नहीं। मुझे पता है सर पिया जा रहा है, तो क्या कभी हम उठा लेते हैं? तो मुझे पता है ऑनलाइन के नुकसान ही नहीं है, ऑनलाइन के फायदे बहुत हैं। स्वयं पोर्टल है, NPTEL का पोर्टल है, शोध गंगा वेबसाइट है। आप चाहिए अथाह वहाँ पर आपको कंटेंट पड़ा है। NPTEL और स्वयं के पोर्टल पर जाइए, आपको 500-500 600 रुपए में जो बाहर 50-50 हज़ार के कोर्स होते हैं, वहाँ पर 15 आपको ऑनलाइन मॉड्यूल उपलब्ध हैं। आप उनको करके सर्टिफिकेट गेन कर लीजिए। गूगल
सर्टिफिकेशन होता है, आप वहां से सर्टिफिकेट गेन कर लीजिए। तो ऑनलाइन देखो डिस्ट्रक्शन, ये तो स्वाभाविक सी बात है। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें नींद आती है, और टीवी देखने बैठ जाए तो हमें रात भर जब हम चंपक पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, तो रात भर निकाल देते हैं। और वहीं हम मास कम्युनिकेशन या कोई बुक्स पढ़ना शुरू करें तो हमें आधे घंटे में नींद आने लगती है। आने लगती है ना, इसका मतलब हुआ कि मैं इससे जुड़ा हूँ, जो मुझे पसंद क्या है। यानी अगर आपने पढ़ाई को पसंदीदा बना दिया तो पढ़ते समय भी नींद नहीं आएगी। हम लोग, मैंने बताया ना, 7-8 घंटा एक बार बैठ जाते तो उठते ही नहीं थे। जिद, थोड़ी जिद करनी पड़ेगी। हर चीज के लिए जिद करते हो ना, मम्मी पापा से कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, तो आपको थोड़ी अपने से जिद करनी कि मुझे ये करना है। कल का ही मामला है, अभी मैं बैठा था 2 बजे रात तक मैंने एनालिसिस किया। मैंने कहा उठना है, मतलब करके ही उठना, तो करके ही उठना। तो अपने को जिद करना है थोड़ा, और जिद कर लेंगे जहाँ पर, वहाँ ऑटोमेटिक आपके लिए ना इंडस्ट्री कहीं गड़बड़ है ना। तो देखो प्रैक्टिस और सारी चीजों तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमने आपके लिए इतना अच्छा इंटरव्यू लाए, और हमने जिस व्यक्ति से आपको रूबरू कराया, उनको इस क्षेत्र का इतना गहन नॉलेज है। तो आपके जितने भी संबंध में ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को उनको बिल्कुल शेयर कीजिए। और धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।